Hello everyone, I am Manish Sharma. Let's start. Chapter first. Introduction: How, When, and Where. Part 2. What is colonial? औपनिवेशिक क्या होता है? आगे चलकर आप देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना राज कायम किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए जबरन राजस्व वसूल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। आपको पता चलेगा कि इन सारी कोशिशों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आए। आप यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या परिवर्तन आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। हाउ डू वी नो? हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन के दौरान तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ-साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद-विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। रिकॉर्ड रूम और संग्रहालय। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय स्थानों में रिकॉर्ड रूम भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए रिकॉर्ड रूम और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। राष्ट्रीय संग्रहालय और रेल संग्रहालय भी स्थापित किए गए, जिनमें हम अंग्रेजी राज के महत्वपूर्ण आदेशों, सूचनाओं और रिपोर्ट्स की मूल प्रतियां आज भी देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी रिकॉर्ड रूम में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोटिस और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थीं। अंग्रेज अफसर ऐसा इसलिए करते थे ताकि सभी संबंधित अधिकारियों तक इनकी पहुंच हो जाए और प्रशासन पर वे अपनी पकड़ को
बखूबी मजबूत कर सके। कैलीग्राफिस्ट यानी सुलेखक वह व्यक्ति होता है जो सुंदर, सजावटी और कलात्मक तरीके से लिखने की कला में माहिर होता है। इन नोटिस, रिपोर्ट्स, निर्देशों और आदेशों आदि को कैलीग्राफ्टिस लिखते थे। कैलीग्राफ्टिस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। स्रोत एक, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई इस बात का इंतजाम कर लिया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहजनक विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर नहीं आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर इंडिया, कमांड सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7। चित्र 4, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अपनी सत्ता और शासन को मजबूत करने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। चित्र 5, शरीफे का पौधा 1770 का दशक। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान और
प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूनों और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चल सकता है। रेलवे 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों ने पूरे भारत में रेल यातायात की शुरुआत की। मुंबई से थाने तक पहली रेलगाड़ी चली। इसके बाद पूरे देश में रेल पटरियों को बिछाने का काम हुआ। रेलवे की मदद से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को और पुख्ता करने में अंग्रेज सफल रहे। कच्चा माल और अनाज आसानी से बाहर भेजा जाने लगा और ब्रिटिश उत्पाद देश के कोने कोने में पहुंचने लगे। ब्रिटिश सिपाहियों की भी आवाजाही पूरे भारत में फैल गई और अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। न्याय, कानून और पुलिस। अंग्रेज़ों ने भारत में पश्चिमी व्यवस्था पर आधारित न्याय और कानून व्यवस्था की स्थापना की। भारत में सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनाए गए। हालांकि अंतिम फैसला गोपनीय परिषद लंदन में सुनाया जाता था। भारत की प्राचीन और मध्यकालीन न्याय व्यवस्था को नज़रअंदाज करके अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ नए कानून थोप दिए। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सहित अनेक कोड बनाए गए जो थोड़े बहुत बदलाव के साथ आज भी भारत की न्यायिक प्रणाली का हिस्सा हैं। अंग्रेज़ों ने ही भारत में पुलिस व्यवस्था भी कायम की जो उन्हें उनके राजकाज चलाने में मदद करती थी। आज की पुलिस भी उसी व्यवस्था की ही देन है और लगभग उसी तरह कठोर बेरहम भी है। वट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। दरअसल समाज में बहुत ही कम और तुच्छ समझे जाने वाले आम इंसान हमें इतिहास को समझाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इनका भाग भले ही छोटा हो, लेकिन सामूहिक रूप से ये किसी भी देश के इतिहास को बदलने और बनाने में बड़ा योगदान करते हैं। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों, लेखकों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं
जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। चित्र 6, बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832। सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। चित्र 7, 1857 के विद्रोही। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। स्रोत 2, इंसानों के खाने के लायक नहीं। अखबारों से देश के विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1940 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। हिंदुस्तान टाइम्स, 22 मार्च 1940। नाउ स्टोरी ऑफ चैप्टर 1 इज़ completed। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।